क्योंकि ये लाइव सेशन जा रहा है और हमारी कोशिश ये होती है कि बैक टू बैक बातचीत को जारी रखें, और ये मंच सौभाग्यशाली है कि आप जैसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। पिछली बार भी हमने सरगुजा संभाग के विकास पे चर्चा की थी, लेकिन 79वां स्वतंत्रता दिवस काफ़ी मायने रखता है इस देश के लिए, जब हम 2047 में विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पे चर्चा कर रहे हैं। अब तो अंजोर छत्तीसगढ़ एक विजन भी बन गया है, एक डॉक्यूमेंट भी बन गया है, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे छत्तीसगढ़ का विकास किया जाना है। अंजोर जो छत्तीसगढ़ का विजन है उस पर कुछ आप प्रकाश डाल पाए इस क्षेत्र को लेकर, मीन साहब। सबसे पहले तो साधना न्यूज परिवार को मेरी ओर से नमस्कार है। थैंक यू। और अच्छा विषय आपने रखा आज अंजोर के बारे में। ये अंजोर जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का एक विजन है। जैसे मोदी जी ने 2047 तक का विजन रखा है विकसित राष्ट्र बनने का, उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ को भी हम 2047 तक कैसे विकसित प्रदेश बनाएं, उसके लिए अंजोर के नाम से हम सब लोगों ने सारे विभागों का सारे आयाम को छूते हुए हम एक टारगेट सेट किया हुआ है पूरी छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय जी के उसमें, और माननीय वित्त मंत्री जी ने उसको प्रस्तुत किया था। तो उसमें तमाम वो सारी चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किन किन सेक्टरों को हमको छूना है, कैसे वनांचल के क्षेत्र हैं उनके लिए क्या योजनाएं होंगी, हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए क्या योजनाएं होंगी, कृषि से संबंधित हमारे किसानों की योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, ये तमाम चीज़ों को अंजोर के माध्यम से अब एक विजन बनाया हुआ है जिससे हम सब लोगों को एक गाइडलाइन पूरे लोगों को काम करने के लिए भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा विजन है अंजोर। आपके दिल के नज़दीक वो कौन सा सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि उस सेक्टर में बड़े स्तर पे काम होना चाहिए? देखिए, मेरे से आप पूछ रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ मेरा अपना जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, लुंड्रा विधानसभा है, और 2-3 परिस्थितियों पे है। एक सामान्य क्षेत्र भी है जो समतली वाला क्षेत्र है, और एक क्षेत्र हमारे पहाड़ी क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र मैक्सिमम है। तो पहाड़ों में रहने वाले जो लोग, हमारे जो ट्राइब्स हैं, जो वो विशेष ट्राइब्स हैं, जैसे कोरवा जनजाति के लोग हैं, नगेसिया जनजाति हैं हमारे, और उरांव जनजाति, गोंड, कंवर, ऐसे जो उस जगह पर रह जाए जो आज भी थोड़ा बिजली से दूर हैं, सड़कों से वंचित हैं, पेयजल की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पूरे क्षेत्र में उसको अपने ढंग से हम लोगों ने भी, जैसे अंजोर विजन बना है वैसे ही मैंने भी अपने 5 साल का एक विजन तैयार किया है। अच्छा, कि कैसे हमको किस किस क्षेत्र में उस विजन का कुछ नाम भी रखा है कि आपने? नहीं, नाम तो मैंने नहीं रखा है, मतलब विजन लुंड्रा कह सकते हैं उसको। जी जी। कि हर सेक्टर को हम कैसे आगे डेवलप करें, अभी की स्थिति क्या है और मेरे कार्यकाल 5 साल के अंदर मैं उसको कैसे कितना कर सकता हूँ, वह उसके अनुरूप में उसकी तैयारी हुई है। और उसी अनुरूप में हमने बहुत सारे, जैसे विकास, मूल रूप से विकास का विषय रहता है, तो विकास कैसे करना है, वहाँ तक अप्रोच कैसे है, उनका जीवन कैसे खुशहाल करें, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, सड़कों का विषय है, कृषि एग्रीकल्चर का मामला है। तो इन सारी चीज़ों को सेट करके हमने किया है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो लुंड्रा है जी, लुंड्रा ब्लॉक खासकर और अंबिकापुर ब्लॉक का कुछ हिस्सा, ये सब्जियों का बहुत बड़ा हब है और सरसों की बहुत बड़ी खेती होती है। और सब्जियों की खेती के लिए करते तो हैं, लेकिन उनको आखिर में जो बड़े किसान हैं वो उनको अपने सामान बेचने के लिए, जो चूंकि आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, बहुत सारे लोग एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, तो बाहर के जो बड़े व्यवसायी हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट पर रहते हैं और फसल जैसे होता है रेट डिसाइड करते हैं और उनकी गाड़ी आती है और अंबिकापुर ब्लॉक का कुछ ना भी आके ये सब्जियों का बहुत मोल भाव हो जाता है, जैसे होता है रेट डिसाइड करते हैं, रेट तय हो जाता है, और उनकी गाड़ी आती है, जैसे अंबिकापुर ब्लॉक का पिकअप में लोड होता है, रवाना होने भी आगे ये सब्जियों का बहुत मोल भाव हो जाता है, फिर गाड़ियां चली जाती हैं। तो ऐसे हजारों गाड़ियां रोज ट्रांजैक्शन में होती हैं सब्जियों का। झारखंड की तरफ काफी संख्या में जाती है। नहीं, इधर झारखंड की ओर जाता है, उड़ीसा जाता है, बनारस की ओर यूपी जाता है जी, और वेस्ट बंगाल तक जा रहा है, बांग्लादेश तक मिर्ची जा रही है यहाँ से। अच्छा, तो इतने उत्पादन यहाँ अपने इस क्षेत्र में होता है, तो उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। उनके मतलब इसमें लग रहा है बिचौलिए जो है अच्छा रकम कमा ले रहे हैं, किसान को पैसा कम मिल पा रहा है जी। तो वो क्षेत्र ये होता है कि एक तो बड़े लोगों का मैंने कहा,
जी। दूसरा कुछ छोटे किसान हैं जो माल उत्पादन करके मंडियों में लाते हैं। अंबिकापुर मंडी है, सिलफिली मंडी है। तो चूंकि प्राइवेट मंडी है, लोग व्यवस्था बना के रखे हैं, तो वो कमीशन के रूप में काफी ज्यादा पैसा इनको देना पड़ जाता है। और जितना किसान फायदा नहीं लेता, उससे ज्यादा जो बिचौलिए हैं बीच के और व्यापारी जो सब्जी करते हैं वो कमा लेते हैं। तो उनके लिए क्या उस क्षेत्र में करना है, तो हमने तय किया कि उनके क्षेत्र में एक मंडी, शासकीय मंडी की आवश्यकता होगी। तो एक पटोरा नामक जगह है जहाँ मंडी लगभग स्वीकृति की स्थिति पे है। जमीन आवंटन 10 एकड़ हो गया है और लगभग वहाँ की करीब करीब 10 करोड़ रुपए का उसको स्वीकृति के आखिरी स्टेज पे है। तो एक मंडी, शासकीय मंडी हो जाएगी, तो वहाँ के किसानों को सब्जी वहाँ बेचने में, वहाँ से वो करके उनको एक अतिरिक्त फायदा मिलेगा। तो एक जैसे उधर का क्षेत्र का हो गया। दूसरा एक क्षेत्र हमारा कुन्नी क्षेत्र है, वही पहाड़ों का क्षेत्र है अलग तरफ, लेकिन सब्जियां वगैरह उधर नहीं है। तो उधर के लिए अलग विकास के विषय हैं। तो उधर के लिए अपनी गोटरी फार्म है, फिशरी का है, और जो चीज़ें हैं जिधर लोग करते हैं प्राकृतिक रूप से, सब लोग उसको आगे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही अब PWD विभाग है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पहुँचविहीन है सड़कें वो करनी है। तो ऐसे जैसे मैंने प्रधानमंत्री जनमन योजना मोदी जी की चालू हुई है, जो विशेष जनजाति 5 लोग हैं जिनमें हमारे पहाड़ी कोरबा और बैगा हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो उनके लिए जनमन योजना में लगभग 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति पहले अलॉटमेंट में 21 सड़कों की हमने कराई। तो वहां तक जहाँ सड़कें नहीं थी, वहां तक सड़कें लगभग तैयार हो गई हैं। बरसात के बाद थोड़े मोड़े काम बचे हैं, वो पूरे हो जाएंगे। सेकेंड फेज में उसके लिए भी 18 कामों के लिए 48 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। टेंडर हो गए हैं, बरसात के बाद काम चालू करना है। तो ऐसे पहुंच भी इन जगह हैं, वहां तक के लिए सड़कों का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पिछले बजट में लगभग 8 एनीकट स्टॉप डैम और कम काजवे का स्वीकृति हमने 38 करोड़ रुपए की कराई। तो 8 सब उसके काम भी टेंडर होके चालू हो गए हैं। तो अभी समय लगेगा, वर्षा का काम रुका है, बरसात के बाद होंगे। तो स्टॉप डैम से उस क्षेत्र के जो किसान हैं उनको पानी की सुविधा मिलेगी। और इसमें नया हमने जोड़ा है, उसके साथ साथ 20-20 HP के दोनों तरफ सोलर पंप लगेंगे जी। और 1.5-2 किलोमीटर जितना अपना 300-400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, पाइपलाइन बिछा रहेगा और उससे किसान स्वयं समिति बना के उस पर अपने काम चलाएंगे। तो ऐसे 8 प्रोजेक्ट को स्वीकृति करके काम चल रहा है। इस बार की स्वीकृति में दूसरे बजट में 4 और ऐसे निकट की स्वीकृति होगी। और बजट में स्वीकृत है, इन प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, तो वो करना है। इसी तरह से हमने जैसे बाजार वगैरह हमारे पूरे क्षेत्र में है, तो पिछले बार 10 बाजारों की स्वीकृति हमने 56 करोड़ लाख रुपए की सारे बाजारों की स्वीकृति, ताकि किसान वहाँ और बाजार व्यापार के लिए वहाँ के लिए सुविधाएं हो जाए। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लगातार कामों को स्वीकृत करा रहे हैं। चलिए, मैं सुशासन तिहार पे भी आना चाहूँगा, क्योंकि जब आपकी सरकार जनता के बीच में पहुंची, आवेदन बहुत आ रहे थे। आपके क्षेत्र में किस तरह के आवेदन आ रहे थे? क्या सबसे ज़्यादा मांग थी आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली सरकार में भी ऐसे शिविर लगते थे और उस शिविरों का कोई औचित्य नहीं होता था। तो ये सुशासन त्योहार में जब लोग बाग शुरुआत किए और आवेदन जब लोगों से लेने लगे, पंचायतों में 15 दिन का समय आवेदन देने का था, तो कुछ लोग उसको मजाक में भी लिए कि काम तो कुछ होना नहीं है। तो कुछ लोगों ने आवेदन भी लगाया कि मेरी शादी नहीं हो रही है, सरकार मेरी शादी कराए। कुछ लोगों ने और कुछ विषय इस तरह मजाक जैसा उस विषय को लिया गया। लेकिन मैं बताऊं, उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि 15 दिन के अंदर जितने भी आवेदन आए हुए थे, उसमें मूल रूप से बहुत सारे आवेदन प्रधानमंत्री आवास के थे, बहुत सारे जो छूटे हुए लोग थे, बहुत सारे जमीनों के संबंध में थे, बहुत सारे विकास के कामों के लिए थे, और ऐसे बहुत सारे काम जो लोगों ने आवेदन लगाए थे। और 15 दिन के बाद जो विभागों को वो आवेदन चले गए और उसमें जो निराकरण करने की प्रक्रियाएं जो चली, उसके बाद जो हमारा समाधान शिविर लगा, उन शिविरों में जो लोगों को उसका लाभ दिखा, तो इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। एक तो जैसे बहुत सारे उदाहरण के लिए कहूंगा मैं कि जैसे लोगों का छोटा सामान्य रूप से ऋण पुस्तिका गुम गई। ऋण पुस्तिका बनाने के लिए डुप्लीकेट दूसरा पुस्तिका बनाने में पटवारी से लेके तहसील का कार्यालय चक्कर लगाते लोग परेशान होते थे। ऐसे किसी का खसरा विवरण बनाना है तो त्रुटि हो गई, उसको सुधारने में बहुत समय लगता था। किसी की जाति प्रमाण पत्र नहीं बनी है, वो वर्षों से लाइन
लगाया हुआ है, तहसील के चक्कर काट रहा है, वो काम नहीं होते थे। तो ऐसे जितने आवेदन आए हुए थे इनका निराकरण बहुत अच्छे से हुआ और उन चीज़ों को वहाँ लोगों को उसका फायदा भी मिला। लोगों को नाम ले लेके बता के बुला के कि आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए आपने मांगा था, ये आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, उनको प्रमाण पत्र इशू कर दिए। ऋण पुस्तिका जिनकी नहीं थी ऋण पुस्तिका भी इशू कर दिए। प्रधानमंत्री आवास के लिए एक योजना चली कि जिन लोगों के आवास के नाम छूटे हुए थे उनका जो टैग कराना था, उनके जहाँ घर बनना है उनका पंजीयन हो गया, सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। महतारी वंदन योजना के लिए भी कुछ लोगों ने नाम दिया था, वो चिन्हांकित हो गए। ग्रामीणों ने, कुछ सरपंचों ने और जनप्रतिनिधियों ने और गांव के लोगों ने कहीं हैंडपंप मांगा, कहीं सड़क मांगी, कहीं पुलिया मांगा, वो सारे आवेदन थे। तो वो निर्माण के काम तो तत्काल नहीं हो पाए, लेकिन वो चिन्हांकित जरूर हो गए कि हमको कहाँ कहाँ किस किस चीज की डिमांड है, और उसकी पूरी कार्य योजना बना के पूरे विकास खंड वाइज वो शासन को चला गया और वो अगले स्टेप में जो जिस तरह की मांगे गई है उसको पूरा करने का प्रयास होगा। तो ये समाधान शिविरों में निश्चित रूप से जनता का बहुत समाधान हुआ है। लेकिन आपके क्षेत्र की जब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे लगता है कि उस पर समय समय पे आपके तरफ से भी कई मरतबा बयान भी आया है, मैं हाथियों के ऊपर आना चाहूँगा। और आपका तो विधानसभा में इस पे कई बार आपने इस पे बात भी रखी है। आपको नहीं लगता कि इस पर बहुत बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है? नहीं जी, एलिफेंट कॉरिडोर जो पिछली सरकार में शुरू हुई, उस कॉरिडोर की भी स्थिति सबके सामने है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है। मेरे लुंड्रा क्षेत्र में, सीतापुर क्षेत्र में, चूँकि दोनों क्षेत्र लगा हुआ है, और उधर जसपुर की तरफ से या पलामू की तरफ से जो भी मूव होता है, और इधर जैसे चलगली प्रतापपुर की तरफ से होता है, तो सारे हाथियों का आवागमन इसी क्षेत्र में हो जाता है। अभी भी 3 हाथी 2 महीने से पूरा यहीं डेरा लगाए हुए, और एक तो बहुत सामान्य है, कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन 2 हाथी थोड़ा उग्र हैं। उन्होंने अभी 2 लोगों की जान भी ले ली, और अभी हाल ही में 4 दिन पहले एक व्यक्ति को रघुपुर में उसने घायल भी कर दिया, जान बच गई, और उसको भी अभी रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती है, तो उसको भर्ती कराया गया है। तो समस्याएं तो हैं उनकी, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, और उसके अलावा उनको एक्चुअल में उनका मैं कहना ये चाहूँगा कि वास्तव में जहाँ उनका आवास होता, जहाँ जंगलों पहाड़ों में हाथियों का आवास, जानवरों का आवास, वहाँ मनुष्य चले गए हैं, उनका आवास बन गया है, उनके घर बन गए। तो ऐसे जगहों पे तो वो भी उनका जो चूंकि नैसर्गिक आने जाने का रास्ता बहुत सालों से रहा है, तो वो आते जाते रहे हैं, तो वो उस बीच में हादसे जरूर हो जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। उसको भी विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग वाले ट्रैकिंग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाथी दल बन गया है, सबको टार्च दिया हुआ है। तो ये पूरी मोबाइल वाहन वहाँ तक जहाँ भी ट्रेस करके रहती है, पूरा चेक करते रहते हैं, देखते हैं, लेकिन जंगलों के अंदर उनको रोक पाना और बड़ा दिक्कत होता है। प्रयास जरूर है कि जान माल का नुकसान न हो। कंपनसेशन जो सरकार का है, फसलों का नुकसान है, वो तत्काल उनको जितनी जल्दी हो सके उनको कंपनसेशन उनको मिले। मकान तोड़ दिया है तो उसका कंपनसेशन मिले, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो है निश्चित रूप से। और इसमें बड़ी विषय यह है कि जो कंपनसेशन फिक्स है गवर्नमेंट का बहुत पहले से, वो दर बहुत कम है। तो जैसे मान लीजिए फसल नुकसान कर दिया धान का, 1 एकड़ में हम आज 3100 रुपये देते हैं, 21 क्विंटल धान उत्पादन मानते हैं, लेकिन 1 एकड़ का फसल यदि नुकसान कर रहे हाथी तो मुश्किल से उसको 3000-4000 रुपये मिल पाता है, उस समय के बहुत पुराने दर के हिसाब से। तो ये दर में संशोधन करके उनको, लोगों को राहत देने की जरूरत है। इसके लिए हमने पहल भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके, और चूंकि ये केंद्र की भी नीति है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको सरकार भी देख रही है कि इसको किस ढंग से हम इसका कंपनसेशन को बढ़ाएं और इसको कैसे करें। दूसरा, आप कॉरिडोर की बात कर रहे थे, तो एक बार जरूर हम लोगों ने, विधायक नहीं बने थे उसके पहले, कांग्रेस के समय में हाथी कॉरिडोर का पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र को उसको लिया गया था, माना गया था कि उसमें होगा। फिर उसमें राजनीति चली कि कॉरिडोर बन जाएगा, जानवरों का हो जाएगा, हाथी का, तो कॉरिडोर में पता नहीं फिर जो कोल बेल्ट है उनको परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, फॉरेस्ट का विषय क्या बनेगा। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक विषय है जिसके चलते वो कॉरिडोर भी रुका।
अभी तक बन नहीं पाया। फिर लोगों के में ये था कि कॉरिडोर बनेगा तो लोग वहाँ से हटाए जाएंगे कि वहाँ रहेंगे। फिर हाथियों को, सामान्य जानवर, छोटे जानवर तो नहीं है कि उसको कोई बाड़ बना के रोका जा सके, तो उसको कैसे रोकेंगे? हाथी के लिए कहाँ ऐसे रखें? शेल्टर भी नहीं बनाया जा सकता कि आप 2-4 हाथी ही रहें जो आते जाते हैं तो उनको रोक दें। लेकिन दल के दल हाथी हैं। अभी धर्मजयगढ़ की तरफ अभी सुना मैं 75 दल हाथियों का दल घूम रहा है। सीतापुर, अभी रघुपुर में मेरे क्षेत्र में आया हुआ था, वो 27 हाथियों का एक दल था। 2 हाथी एक जगह अलग है, एक हाथी दूसरे जगह दूसरे गांव में अलग है। तो ऐसे हाथियों का दल लगातार समय समय पे आता जाता रहता है। तो सबको एक जगह रोक के खाना खिलाना, पालना, वो भी मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो ये बड़ा विषय है, चर्चा और चिंता का भी विषय है कि किस तरह से इनको, हाथियों को वहाँ कंट्रोल करें, कैसे रोकें और किस तरह से शासन उसमें अपन नई नीति बनाए, कंपनसेशन ज़्यादा बढ़ा के दें। तो वो है विषय है, उसमें प्रयास भी है कि ठीक। चलिए ललित, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके जहन में? विधायक जी, जैसे जन समस्या निवारण शिविर भीषण गर्मी में लगा और सबसे ज़्यादा आवेदन राजस्व को लेकर आया, नामांकन, बटांकन और प्रमाणीकरण को लेकर, और जिसके बाद वित्त मंत्री जी ने, ओपी चौधरी जी ने एक निर्णय लिया और आज प्रमाणीकरण जो है ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का भी काम सरकार ने किया है। और आपके क्षेत्र में किस तरह से सुविधा किसानों को मिल पा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में लागू हुआ? नहीं, ये बहुत ही अच्छी योजना, दूरगामी योजना है। रेवेन्यू के मामले में जो प्रक्रियाएं थी, रजिस्ट्रियां होती थी, बटांकन भी होते थे, छोटे प्लाट के भी रजिस्ट्री होते थे। तो इसमें शहरी क्षेत्र का विषय अपनी जगह अलग है और एग्रीकल्चर क्षेत्र का विषय ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है। लेकिन ये दिक्कतें निश्चित रूप से होती थी। अब जैसे रजिस्ट्रियों का कर दिया, पहले रजिस्ट्री होने के बाद एक समय था जब वो ग्राम सभा पास करती थी, पंचायत तो तस्दीक करता था, उसके बाद कहीं उसका रजिस्ट्री की संशोधन होती थी और प्रिंट पुस्तिका बनते थे, तब वो चेंज होता था। फिर उसमें बटांकन अलग होते थे कि ये अब प्लाट अब 2 टुकड़े में हो गया तो बटांकन होगा, तो बटांकन करने में भी सालों लग जाते थे। तो लेकिन अब जो स्थिति बनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है और स्पॉट पे जाके रजिस्ट्री हो रही है, तो उससे ये जरूर फायदा लोगों को मिला कि जो किसी भी प्लाट को बिना देखे रजिस्ट्री हो जाती थी, वो अब स्पष्ट हो जा रहा है कि कौन सी जमीन है, कौन सा खसरा नंबर है, वहीं खड़ा होके आपका फोटो लिया जा रहा है और सैटेलाइट से वो ट्रेस हो रहा है कि ये नंबर, यही नंबर है, यही भूमि है जो फलाने की है। और रजिस्ट्री के बाद ऑटोमेटिकली फिर वो सीधे संशोधन होके प्रिंट पुस्तिका। और मुझे लगता है कि सभी वर्ग के किसानों को लाभ मिला है, चाहे बड़े किसान हो, हाँ, या छोटे किसान हो। नहीं, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है इनको। और अब जो लूट मस्ती थी या फ्रॉड होता था, कोई भी व्यक्ति किसी भूमि की रजिस्ट्री करा लेता था, बाद में जाके झगड़े होते थे, तो वो चीजें अब बंद हो रही है। दूसरा, ये जो अभी 5 डिसमिल से कम भूमि की रजिस्ट्री पे रोक लगा है, तो ये भी बड़ा अच्छा पहल है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में होता क्या था कि लोग प्लॉटिंग काट देते थे, 5-5 डिसमिल की जमीन बेच देते थे और उसके बाद उसमें फिर रास्ता बनाना या उसका विवाद होता था, डेवलपमेंट करने के लिए विवाद होता था। तो जो कॉलोनाइजर को करना चाहिए, कंप्लीटली डेवलपमेंट के साथ प्लाट बेचे, वो नहीं होते थे, तो ये आगे बहुत झगड़े का कारण बनता था और डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता था। आज जैसे शहरी क्षेत्र में आप देखिएगा, पूरे शहरों में, अधिकांश शहरों में बरसात के समय डूब जाते हैं, पानी की निकासी बंद हो गई, क्योंकि नेचुरल जो पानी का बहाव था, उन बहावों में प्लाट बन गए, घर बन गए, तो पानी निकलेगा कहाँ? तो ये सारी चीजों के लिए भविष्य में उसका क्या व्यवस्था, उसके लिए जो छोटे प्लाट पर रोक लगा है, तो ये बहुत कारगर साबित होगा और नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह माननीय विधायक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे संभाग प्रमुख भी आए मंच पर।